गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम लेकर आ गए हैं आपके हिंदी गद्य और पद्य खंड का उत्तर। ठीक है, गद्य और पद्य खंड का जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया था 85 क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन आंसर मैं आपको देने वाला हूं। बने रहेगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। कहते हैं उत्तर में कि हमें वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा व मूक बधिर प्रतीत होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति होती है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उससे पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अवाक रहने के कारण नहीं कर पाते। तो ये रहा आपके अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। सेकंड क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। तीसरे व्यक्ति के आने से बातचीत की धारा बदल जाती है। जब चार आदमी हुए तो बेतकल्लुफ़ी का स्थान फॉर्मेलिटी में ले लेती है। मतलब कि जो हम बेत बेत बेतकल्लुफ़ी का अर्थ है कि जब हम दिल खोल के बातें करते हैं कुछ भी, है ना, जब तीसरा व्यक्ति आता है तो फॉर्मेलिटी होता है, स्टैंडर्ड में बातें करने लगते हैं। तो इस प्रकार है ये बातचीत और बेन जॉनसन की राय। चलिए बातचीत में बेन जॉनसन और एडिसन की राय। तीसरा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इसी कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कान को प्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होती है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का ही नाम सुहृद गोष्ठी है। सुहृद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपनी पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि लाहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लाहना सिंह के जीवन के बारे में क्वेश्चन पूछता है। चलिए, लाना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है। वह भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। जब प्रथम युद्ध हो रहा था, विश्व का प्रथम युद्ध, तो उसमें युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। अदम्य साहस, शौर्य एवं निष्ठा से युक्त वह युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है। विषम परिस्थितियों में भी कभी वह हतोत्साहित नहीं होता। अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि में खंदकों में रात दिन तन्मयता के साथ कार्यरत रहता है। कई दिनों तक खंदक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वह ऊब जाता है तो एक दिन अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ के ड्यूटी से उसका मन भर गया है। ऐसी निष्क्रियता से वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह कहता है, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। कहने का मतलब कि लड़ाई का एक हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर नौ लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। उसके इन शब्दों से दृढ़ विश्वास एवं आत्मोत्सर्ग की भावना निहित है। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना बेचैन है कि उसका कथन जो इन शब्दों में प्रकट हुआ है, जैसे वह बोलता है कि अगर लड़ाई न हो तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। शत्रु की हर चाल को विफल करने की अपूर्व क्षमता एवं दूरदर्शिता लाना सिंह में थी। उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, उसकी मानवीय संवेदना, वचनबद्ध तथा उसका प्रेम। अपनी किशोरावस्था में एक बालिका के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था। आगे चलकर वह सेना में भर्ती हो गया और संयोग वह उसे मालूम चला कि वह बालिका अब सूबेदार की पत्नी है, जो सूबेदार उसका दोस्त था।
उससे भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी अपनी पति और फौज में भर्ती उसके एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा का वचन लहना सिंह को से लिया, जिसका पालन लहना सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर किया। यह उसकी कर्तव्यपरायणता तथा वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। अगला ये चैप्टर 2 चल रहा है। आइए, लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौली क्या कहता था? तो लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौली पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? उत्तर देखिए, हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। कोई काम जनता का नहीं निकलता बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना, उसमें जहां भी हो, रिश्वत बगैर काम नहीं होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। आपका ये भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ये तीसरा पाठ चल रहा है, संपूर्ण क्रांति। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो जयप्रकाश जी के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी, राज्य विहीन समाज कायम होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं है? उत्तर है आपके कि संघर्ष समितियां मिलकर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करे अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनसे किसी किसी को मान्य करे। चुनाव में इन समितियों द्वारा खड़ा किया गया जो भी उम्मीदवार जीते उसके भावी कार्यक्रम पर नजर रखने का काम ये समितियां करेंगी। ठीक है, तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की अपेक्षा यही थी। आपके उत्तर हैं, 2 लाइन में उत्तर दे दिया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग जो के हाथों में होता है, जो सताए हुए हैं, पूंजीपतियों के हाथों में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं रहना चाहिए। आइसोलेट मतलब अलग रहना। जयप्रकाश देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर नहीं कर रही थी। ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी, यहाँ होगा कर रही थी। चलिए आगे, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर का निधन के दिन दिनकर जी जेपी जी से मिले थे, जयप्रकाश नारायण से मिले थे। उसी रात्रि में जेपी जी के मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक हैं, वे घर के मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहां पर, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे। दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए, उसी रात उनका निधन हो गया, है ना। चेन्नई में यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिन, फिर से आंसर सुन लीजिए। निधन के दिन रामधारी सिंह दिनकर जी जयप्रकाश नारायण से मिले थे। उसी रात्रि में जयप्रकाश नारायण के मित्र रामनाथ जी गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, के घर के मेहमान थे। यहाँ लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर को रात को दिल का दौरा पड़ा था। 3 मिनट में उनको अस्पताल वेलिंगटन हॉस्पिटल चेन्नई में पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहां पर, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे, लेकिन दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आया, उसी रात उनका निधन हो गया। तो दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ, यहाँ एक लिखेंगे, है ना। वेलिंग वेलिंगटन नर्सिंग होम, वेलिंगटन नर्सिंग होम याद रखेंगे, चेन्नई। आगे देखेंगे, 11 क्वेश्चन हुए। 12 क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग क्या है? तो सर्वहारा वर्ग वे लोग हैं जो जीवन यापन के लिए मजदूरी कमाते हैं, विशेषकर वे लोग जो शारीरिक, दैनिक या आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं। पूंजीपति वे हैं जो संपत्ति के माध्यम से या उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, बंधुआ मजदूर क्या है?
वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है, मेहनत करता है या सेवाएं देता है, बंधुआ मजदूर कहलाता है। इन्हें अनुबंध श्रमिक या बंधक मजदूर भी कहते हैं। कभी कभी बंधुआ मजदूरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। प्राचीन यूनान में बंधुआ मजदूरी बहुत प्रचलित था। ठीक है, आगे चलिए। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है? आइए सुनते हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है। पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद की खान है। जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते हैं उन्हें नारी को गले लगाया। वे प्रवृत्ति मार्ग है। जो सन्यासी नहीं हुए, जो शादी किए, वे प्रवृत्ति मार्ग है, अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी की पद मर्यादा उठती है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। इससे भी कह सकते हैं अर्थात जो पुरुष नारी के साथ विवाह किया, सन्यासी नहीं हुआ, उसे ही प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी धकेल दिया, क्योंकि वो नारी उसकी किसी काम की चीज नहीं थी, यानी वो संन्यास ग्रहण किए, इसलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और व्यक्तिक मुक्ति की। ये नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि गृहस्थ गृहस्थ मुक्ति की खोज को जीवन का सबसे बड़ा, है ना, साधन माना। सन्यासी मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा ये जानते हैं आंसर। आनंद, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5,000 ये सहर्ष मैंने 5,000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु यहाँ हो जाएगा था, किंतु अब वह 500 वर्ष भी नहीं चलेगा। 500 वर्ष भी नहीं चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। नारी को भी अपने धर्म में शामिल कर लिया है। यही बात बुद्ध ने आनंद से कहा था। अगला, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा है? आइए जानते हैं आंसर। स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे उनकी मंशा अवहेलना करना है। इनकी आजादी इसलिए पुरुष करता है ना, इनकी इजाद मतलब खुशामद, अच्छाई इनकी अच्छाई इसलिए पुरुष करता है क्योंकि उनसे उन्हें अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। यह जरूरी नहीं कि यह विकार दोनों में हो। नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं। एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है ना। आखेट, किसी को खींचना, ये पुरुष का ही अभाव है। आगे गैंग्रीन क्या होता है? पांचवा पाठ चल रहा है आपका रोज। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म या जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, यानी जख्म भर लेता है, मवाद भर लेता है। ये नहीं लिखेंगे, है ना, ये लिखेंगे कि बाद व्यक्ति का पांव, है ना, जख्म भर लेता है, जख्म जख्म होकर मवाद का रूप ले लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव काटना ही है। कांटा चुभने पर जख्म ही गैंग्रीन है। इसके बाद फिर एक शब्द लिखेंगे कि गैंग्रीन होने से कभी कभी पांव फूलने लगते हैं और कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगर समय से इलाज न किया जाए तो हाथ पैर काटना भी पड़ता है ना। चलिए, यही गैंग्रीन होता है। आगे, मालती अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही है? आइए जानते हैं उत्तर। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिससे कोई उत्साह नहीं है, बल्कि कर्तव्य पालक और औपचारिकता अधिक है। वह अतिथि का कुशलतम तक नहीं पूछती है। वह पंखा अवश्य झलती है कि नहीं, यहाँ वह पंखा अवश्य लेखक को पंखा अवश्य देती है। उनके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर यहाँ है। उनके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर वह देती है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्षों बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। अतिथि का आना उसके घर का कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। प्रतिदिन का वही काम, घर का वही घूमना फिरना। इसी कारण मालती एक पिंजरे में पक्षी की भांति अपने को महसूस करती है। ठीक है, चलिए अगला है कि विद्यार्थी राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? आइए जानते हैं उत्तर। विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना होता है। उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषयों को लगन एवं तन्मयता के साथ अध्ययन करना भी चाहिए।
यह उनकी प्राथमिकता होती है। अच्छे अंक, अच्छा श्रेणी विद्यार्थी द्वारा विषय के गहन अध्ययन एवं उसकी बुद्धि की प्रखरता पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है तथा अपना ध्यान पूरे मनोयोग से उस पर लगाना है। किंतु देश की परिस्थितियों का ज्ञान होना तथा उसके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता विकसित करना भी उसके लिए आवश्यक है। इसके बिना उसकी शिक्षा अधूरी रहेगी एवं वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, क्योंकि उनका काम पढ़ाई करना है और अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं। किंतु यह विचार पूर्णतः अव्यवहारिक एवं निरर्थक है। छात्र एवं युवा शक्ति राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह विद्यार्थियों का राजनीति में योगदान अपरिहार्य मानते हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें लेना चाहिए, जरूरी है। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई मन से करते हुए देश के हित में भी भाग लें तथा अपने जीवन का बलिदान भी करने में गर्व का अनुभव करें। उसी प्रकार जिस प्रकार भगत सिंह है ना इस पुनीत कार्य में जुट गए। चलिए इस लिख सकते हैं। चलिए, भगत सिंह के विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश देश की आज़ादी के लिए या देश के विकास में न्यौछावर कर दे। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देशों को आज़ाद करने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। वे क्रांति ला सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे। जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े तथा अपना जीवन इसी में लगा दे, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दे। यही अपेक्षा है विद्यार्थियों के साथ भगत सिंह की। ठीक है। चलिए, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है। तो भगत सिंह देश सेवा के बदले दी गई फांसी है ना को सुंदर कहा है। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। इसी दृढ़ इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो। उसके साथ ही जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। यह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगी, जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा। शोषक यहाँ से चले जाएंगे, हम अपना कार्य आप करेंगे। इसी के साथ व्यापक समाजवाद की कल्पना भी करते हैं, जिससे हमारी मृत्यु बेकार न जाए। अर्थात संघर्ष से मरना एक आदर्श मृत्यु है, सुंदर मृत्यु है। चलिए अगला, भगत सिंह आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा। वह अपना समस्त मूल्य एक ही क्षण में खो देगा। इस संदर्भ में उनका विचार है कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं। संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। प्रयत्नशील होना एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना ये कायरता है। इसी संदर्भ में वे एक विचार देते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। जो जितनी भी विपत्तियां दुख आएगी वो आपको आगे चलकर पूर्ण बनाएगी, सुखी देगी। ठीक है, इसलिए भगत सिंह ऐसी आत्महत्या को कायरता मानते हैं। अगला, चंपारण में बाढ़ आने का क्या कारण था। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। वन के वृक्ष जल राशि के अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। नदियों को उन्मुक्त नवयौना बनने से बचाते हैं। उताल वक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करते हैं। यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज्यादा हो जाती है तब बाढ़ आती है, लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियां को ललकारने वाले ये गगनचुंबी वन न हो तब नदियां प्रचंड कालिका रूप धारण कर लेती है। वृक्ष उसी प्रचंडिका को रोकने वाले हैं। आज चंपारण में वृक्ष को काट कर कृषि युक्त समतल भूमि बना दी गई है। अब उन्मुक्त नवयौवना को रोकने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए अपनी ताकत का एहसास कराती है। लगता है मानव के कर्मों पर अट्टहास करने के लिए, उसे दंड देने के लिए नदी में भयानक
बाढ़ आते हैं। कहने का मतलब चंपारण, आपने हम कुछ और सारांश बता देना आपको, और जो अच्छा लगे वो लिख लेना। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का क्या कारण है, तो लिखेंगे फिर से कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण है ना, जंगलों का कटना। ठीक है, चंपारण में अधिक से अधिक जल काटे जा रहे हैं, जिसके कारण बाढ़ आती जा रही है। नदी को, है ना, बाढ़ नदी को बाढ़ से भरने के लिए बचाना है, उसके लिए वहाँ के चंपारण में पेड़ों को और से अधिक बचाना होगा। यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो वो बाढ़ के पानी को रोक नहीं पाएंगे। अतः चंपारण को वृक्ष वृक्ष काट कर कृषि युक्त समतल भूमि बनाना बेकार है ना, जिसके कारण चंपारण में बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए वहां पे पेड़ों को काटना रोकना होगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि धागर शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, धागर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में भाड़े का मजदूर है। धागर एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले से दक्षिण बिहार के छोटानागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था। धागर जाति आदिवासी जातियों ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। धागर मिश्रित ओरांव भाषा में बात करते हैं। धागरों का सामाजिक जीवन बेहद उत्साहपूर्ण है। स्त्री पुरुष ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हैं, जिन्हें धागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। तो अंग्रेज नीलहे किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना हर किसान के लिए लाजमी था, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली कही जाती थी। नील की खेती जिस भूमि में की जाती थी वह उर्वरा शक्ति लगभग समाप्त हो जाती थी, वो बंजर हो जाती थी, भूमि बंजर हो जाती थी। केमिकल रंगों से के इजाद होने के बाद तिनकठिया से मुक्ति पाने के लिए किसानों को मोटी रकम गोरे ठेकेदारों को देना पड़ता था। जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर तक नहीं ले जा सकते थे। साहब के यहाँ कुछ भी हो तो सारा खर्चा रैयत को देना पड़ता था, किसानों को देना पड़ता था। इसलिए अंग्रेज ने नीलहे किसानों पर बहुत अत्याचार किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका गद्य खंड पाठ 1 से 13 का चल रहा है, क्वेश्चन आंसर है ना, गद्य खंड का है। आप पद्य खंड का भी दूंगा, या आप पहले गद्य खंड देख लो, उसके बाद पद्य खंड का क्वेश्चन आएगा। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। संवादों के प्रसार में आधारभूत सुविधाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सुविधाओं में परिवहन का साधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंग्रेज किसानों पर बेहद अत्याचार किया करते थे। बागी विचारों के संप्रेषण के फैलने से, यानी जो बागी किसान थे उनकी बातों को फैलने से बचाने के लिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक है, ये पुल है, पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिना परिवहन के साधन के विचार संप्रेषण नहीं हो पाता, मतलब परिवहन नहीं रहेगा तो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, भड़काव नहीं होगा, विद्रोह नहीं होगा, वह स्थानिक रह जाता है, जिसे आसानी से दमन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेजों को डर था कि दक्षिण बिहार के बागी विचार वहां भी न पहुंच जाए और शेष भाग का सहयोग उन्हें न मिल जाए। यह उनकी सत्ता के बहुत खतरनाक था, इसलिए गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगला क्वेश्चन है कि पुंडलिक जी कौन थे। आइए जानते हैं उत्तर। पुंडलिक जी को महात्मा गांधी ने भितिहरवा में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था। उन्हें दूसरा कार्य यह सौंपा गया कि ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करें। उन्हें ग्रामवासियों के हृदय में नई दिशा तथा आशा तथा सुरक्षा का भाव जागृत करना था। वे लगभग 1 साल रह सके। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निलंबित कर दिया, उनसे निकाल दिया, लेकिन फिर भी वह हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थानों को देखने आ जाते थे। लेकिन लेखक की मुलाकात संयोग से पुंडलिक जी से भितिहरवा के आश्रम में हुई। वह उन्हें व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए। ठीक है, चलिए आगे, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। गांधी जी शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत बनाने और निष्कलुष चरित्र निर्माण करना समझते थे। उन्हें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य पद्धति के समर्थक थे तथा बच्चे सुसंस्कृत और निष्कलुष चरित्र वाले व्यक्तियों के साधनित्व से ज्ञान प्राप्त करें। अक्षर ज्ञान को भी इस उद्देश्य की प्राप्ति में विधेय मात्र मानते थे, बाधा मानते थे। वर्तमान शिक्षा पद्धति का वे खौफनाक और हेय मानते थे, क्योंकि शिक्षा का मतलब है बौद्धिक और चारित्रिक विकास, लेकिन यह पद्धति उसे कुंठित करती है, अलग करती है। इस पद्धति में बच्चों को दस्तावेज
रटाया जाता है ताकि आगे चलकर वे क्लर्क का काम कर सके। उन्हें सर्वांगीण विकास से कोई सरोकार नहीं है। जीविका के लिए नए साधन सीखने के इच्छुक बच्चों के लिए औद्योगिक शिक्षा के वे पक्षधर थे। तात्पर्य यह न था कि हमारी परंपरागत व्यवसाय में खोट है, वरन यह कि हम ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग अपने पेशे और जीवन को पुरस्कृत करें। अगला है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने महत्वपूर्ण काम किए। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांवों में तैनात किया। बड़हरवा के विद्यालय में श्री बब्बन जी गोखले और उनकी विदुषी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। मधुबन में नरहरिदास पारीख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किया। बितिहारवा में वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोपन जी ने चलाया। बाद में पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा गांधी ज्योति बितिहारवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल की। अगला कि विष्णु और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और वे डाकिये की राह क्यों देखते हैं। तो विष्णु को अपने पुत्र सिपाही पुत्र मानक एवं मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे राह चिट्ठी आने को देखती है। वे रात दिन चिट्ठी आने की राह देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहा है। माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण कुछ हो ना जाए, इस शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करती है। चलिए, विष्णु मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है। विष्णु एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की महिला है। उसे अपनी मुन्नी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए वह मानव को पैसा कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। यह एकांकी एक तरह से भारतीय समाज के विवाह परंपरा पर एक घात भी है, जहां पैसे के कारण लड़कियां का विवाह नहीं हो पाता। चलिए, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। तो एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर है। एकांकी में एक ही अंक होता है और उस एक अंक में एक से अधिक दृश्य होते हैं, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक या एक्ट होते हैं और यह प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभाजित होकर प्रस्तुत होता है। एकांकी नाटक में एकल कथा होती है, एक ही कथा होती है, अर्थात वहाँ केवल आधिकारिक कथा प्रासंगिक नहीं। साथ ही नाटक में आधिकारिक कथा आकार की दृष्टि से छोटी होती है और कोई एक लक्ष्य को लेकर चलती है। चलिए, कुंती कौन थी। कुंती सिपाही की माँ कहानी की एक प्रमुख पात्रा है। यहाँ पात्रा लिखना, पात्रा है। वह विष्णु के पड़ोसिन है तथा विष्णु के यहाँ बैठकर सुख दुख बांटती है। मानक कौन है। मानक सिपाही की माँ कहानी का एक प्रमुख पात्र है। वह इस कहानी के नायिका विष्णु का पुत्र है। वह बर्मा की लड़ाई में लड़ने के लिए एक सेना के रूप में जाता है। मुन्नी कौन है। मुन्नी सिपाही की माँ कहानी का एक प्रमुख पात्रा है। वह इस कहानी की नायिका विष्णु की पुत्री है, जो अपने भाई मानक एक सेना में भर्ती है, जो उसके इंतजार में विष्णु और मुन्नी बैठे हुए हैं। विष्णु यह इंतजार करती है कि मेरा पुत्र युद्ध में लड़कर आएगा तो मुन्नी के हाथ पीला करेगा। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर के पक्ष में जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अगला है कि मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में मानक एक फौजी है। वह बर्मा में हिंदुस्तानी फौज की ओर से जापानी सेना से युद्ध कर रहा है। मानक और दुश्मन सिपाही एक दूसरे को घायल करते हैं। मानक भागता हुआ अपनी मां के पास आता है। दुश्मन सिपाही उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। मानक की मां मानक को बचाना चाहती है। इस पर दुश्मन सिपाही मानक को वहशी और जानवर कहकर पुकारता है। मानक का पौरुष जग उठता है और वह घायल अवस्था में भी खड़ा होकर सिपाही को मारने का प्रयास करता है और क्रोध की स्थिति में वह स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। मानक का ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं है, समय और परिस्थिति के अनुसार उसका कहना सही है, यथार्थ सही है। दर्शकों की नज़र में मानक की यह उक्ति प्रभावकारी एवं आकर्षक है। अगला क्वेश्चन है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके लिए रस एवं माधुर्य की अनुभूति होती है, इसलिए प्रगीत मुक्तक लिरिक्स की रचना का प्रचलन बढ़ा है। इसके लिए
यह भी तर्क दिया जाता है कि अवलंबी कविताओं को पढ़ने तथा सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। ऐसी कविताएं जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता है, उबाऊ होती है। विशुद्ध काव्य की सामग्रियां ही कविता का आनंद दे सकती है। यह केवल प्रगीत मुक्तकों से ही संभव है, इसलिए कला के कला का सिद्धांत यही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रोज कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। ठीक है, अगला आपके क्वेश्चन जो थे 25 यहाँ से समाप्त हुए थे। 35, 36, 37, 38, 38 के बाद 39 बताना चाहिए, मैंने 42 बता दिया, कोई नहीं। आइए 49 तकते हैं। पहले रोज कहानी का सारांश लेके आइए, रोज कहानी का सारांश कुछ जानते हैं। प्रस्तुत कहानी रोज में लेखक की कथावाचक है और पात्र भी। लेखक की कथावाचक बोलने वाला भी है और पात्र भी। मालती और कथावाचक के बीच दूर के भाई बहन का रिश्ता रहता है, लेकिन सहार जनित राग भी है। मालती के विवाह के करीब 4 साल बाद लेखक उससे मिलने उसके घर जाता है। वहां वह मालती के घर का वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ पाता है। डॉक्टर पति महेश्वर का नियत समय पर अस्पताल जाना, लौट कर आना, कांटा चुभने से गैंग्रीन के मरीजों के कभी हाथ तो कभी पांव को काटकर इलाज करने की बात बनाना, पुनः भोजन करके वापस जाना, मालती के पति का समय अनुसार सारे कार्यों को निर्धारित करना, पति का इंतजार करना, नल से पानी आने के समय की प्रतीक्षा करना, जैसे रोज रोज के काम, और यहाँ तक कि रोते बिखरते बच्चे टीटी के प्रति भी एक रागहीन संबंध का निर्वाह करना आदि। कुल मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्यों में जीवन का कोई उत्सव या अवसर नहीं था। वहाँ एक मध्यम वर्गीय जड़ता थी जो किसी भी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती थी। मालती के पति का पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तिगत असीमता के प्रति, संबंधों के प्रति व्यवहार रूटीन प्रकृति का है। लेखक को लगता है कि मालती जो कभी उल्लड़, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी, लेखक के साहस में प्रसन्न और खिली खिली रहती थी। विवाह के इतने कम अंतराल में ही एक मध्यम वर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। वह 4 साल बाद मिलने आए उसके इस मित्र भाई के प्रति भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखती। न खुशियां बताती है, न दुख ही साझा करती है। लेकिन लेखक भी स्तब्ध और निःशब्द हो जाता है। जिस प्रकार घड़ी यांत्रिक तरीके से अपना समय बताती चलती है, उसी तरह से मालती भी एक एक घंटे के साथ उस घर के ढेर सारे ढड़े को आगे बढ़ाती चलती है। पूरे घर में एक मुर्दा शांति भर चुकी है, यानी मुर्दा शांति कर चुकी है। यह कहानी अखबार के एक टुकड़े के प्रति मालती की जिज्ञासा को देखकर पुरुषवादी समाज व्यवस्था में मध्यम वर्गीय स्त्री को नियति का विमर्श बड़े सटीक ढंग से सामने रख देती है। मालती का पति जिस अखबार के टुकड़े मालती का पति जिस अखबार के टुकड़े में आम लपेट कर लाता है, मालती उसे पढ़ने लगती है। लेखक उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचता है कि यही मालती पढ़ने से दूर भागती थी, तब उसके जीवन में पढ़ाई की उबाऊ चार्या के वृक्ष, खेलने कूदने की कल्पनाएं करने के किस्से गढ़ने के सुंदर असाहस, ये आज एक मध्यम वर्गीय गृहस्थी की मनहूस दिनचर्या से बाहर झांकने के लिए उसके पास अखबारों के ये टुकड़े हैं, जिनके छनकर वह एक रोज की दुनिया में चले जाना चाहती है। लेकिन आधुनिकता के दबाव में व्यक्ति यंत्रवत हो जाता है। वह खुद के प्रति भी अजनबियता का शिकार हो जाता है। वह जीवन जीता नहीं, ढोता है। कुल मिलाकर यह कहानी आधुनिकता के आईने में व्यक्तिगत असीमता और मशीनी जीवन के त्रासद अंतर संघर्ष का आख्यान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी का सारांश लिखे, ये भी पूछता है। तो उसने कहा था कहानी का सारांश तो मैंने बताया था, चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उक्त कथा उसने कहा था कि लेखक चंद्र शर्मा है। इस कहाई में एक लड़का और एक लड़की दो मुख्य पात्र हैं। दोनों सिख हैं, दोनों अपने मामा के यहाँ आए हैं। एक दिन उसकी मुलाकात दुकान पर होती है। उसी दिन दोनों के बीच प्रेम का बीजारोपण होता है, पर दोनों ही कुछ और लिखी थी। लड़की की शादी सूबेदार हजारा सिंह से हो जाती है। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा फ्रांस के फौज में भर्ती है। तलाना सिंह भी जमादार के पद पर एक फ्रांस में सेना है। कहानी अपने
कहानी अपने सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा फ्रांस की फौज में भर्ती है तथा लहना सिंह जमादार के पद में फ्रांस में है। कहानी अपने विकास में दूसरी तरफ दूसरी बार सूबेदारनी के जमादार लहना सिंह से भेंट करा देती है। जब वह अपनी जमीन के मुकदमे की पैरवी में वह अपने घर आया और इसी समय वह लड़की जो अपूर्ण गृहस्थी माँ है लहना सिंह से पति और पुत्र की युद्ध में क्षेत्र में रक्षा करने की भीख मांगती है। यही उसका कहना है, मात्र इतना ही उसने कहा था। फिर पूरी कहानी लहना सिंह की स्मृति में ही जवान हो जाती है, अर्थात उसका प्रेम सूबेदारनी के प्रति यहीं से फलने के बाद विकसित होता है। कहानी मानविकता को खाद्य खुराक पाकर सफलता प्राप्त करती है। जीवन के प्रारंभिक प्रवाह के साथ ही लहना ने सूबेदारनी के प्राण बचाए थे। जब तक एक तांगे वाले का घोड़ा बिगड़ गया था और वह स्वयं घोड़े की लातों में चला गया, दोनों में प्रेम तभी उपजा, पेड़ तभी लगा। 25 वर्षों बाद पहली बार सूबेदारनी ने कुछ मांगा, उसके एवज ने लहना सिंह ने अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए। ऐसा पवित्र समर्पण विरले घटित होगा। यो हजारा सिंह बोधा दोनों समक्ष गए थे कि लहना हम लोगों का ख्याल ज्यादा करता है, समझ गए थे। सूबेदार भी लहना को ज्यादा चाहने लगा था। सूबेदारनी ने मात्र इतना ही कहा था कि जब तुमने तांगे के घोड़ों से मेरे प्राण बचाए थे और अब मैं तुम्हें अपने पति पुत्र दोनों को सौंप रही हूँ, आंचल पसार कर तुमसे यह मांगती हूँ कि दोनों की रक्षा करना। लहना ने इस भीख रूपी कर्तव्य को अपने माथे चढ़ा लिया और अब अंततः इसी खातिर अपने प्राण भी देकर उसे सौदा करना पड़ा। समस्त घटनाक्रम और कथानक का विकास लहना के स्मृति के चित्र में रूप में प्रतीत होता है। चारित्रिक दृष्टि से इस कहानी में यथार्थ की भूमि पर एक महान आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। लहना एक व्यक्तित्व तो इन्हें सर्जित हुआ है। ऐसे प्रेम को हम मधुर प्रेम की संज्ञा प्रदान करेंगे। सूबेदार हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सभी एक वचन विधि के विकसित पुष्प होते हैं। सबसे चरित्र में एक साथ ही विधीरता, गंभीरता, निर्भयता और देशभक्ति एवं अपने सरदार की आज्ञाओं के सहर्ष पालन की भावना कूट कूट कर भरी है। इन सबका चित्रण संवादों मिसाय में ही हुआ है। कथोपन नाटकीय का गुण तो कथाकार की भाषा से भरा हुआ है। चलिए, सिपाही की माँ कहानी का सारांश लिखें। तो प्रस्तुत एकांकी सिपाही की माँ एक संक्षिप्त रचना है जिसे निम्न मध्यम वर्गीय की एक माँ बेटी की कथा प्रस्तुत है, जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा लड़ने गया है। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर घर की आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले कर सके। माँ एक देहाती भोली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किनसे किस लिए हो रही है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर भी वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है अनेक रूप रंग ग्रहण करती है। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने सधे हाथों ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक अपार विषाद मन पर अस्थायी भाव छोड़ता है। अगला क्वेश्चन कि प्रगीत क्या है? अपनी व्यक्तिगतता और आत्मपरता के कारण लिरिक तथा प्रतीक काव्य की कोटि में आती है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है। आधुनिक हिंदी कविता में गीत और मुक्तक के मिश्रण से नूतन भाव पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें ही प्रगीत की संज्ञा दी गई है। सामान्य समझ के अनुसार प्रगीत धर्मी कविताएं नितांत होती है। हो जाएगा, होती है। ठीक है, अगला देखेंगे। सुरेंद्र के किन बातों को सुनकर लेखक विचलित हो जाते हैं? सुरेंद्र के द्वारा कहे गए वचन, भाभी जी आपके हाथ के खाना तो बहुत जायकेदार है। जब ये बात सुरेंद्र कहता है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता, लेखक को विचलित कर देता है ये बात सुनकर। सुरेंद्र के दादा और पिता के जूठों पर ही लेखक का बचपन बीता था। उन जूठों की कीमत थी दिन भर की हार तोड़ मेहनत और भन्ना देने वाली दुर्गंध और ऊपर से गालियां, धिक्कार। जो सुरेंद्र के दादा थे, दादा पहले लेखक को बहुत सताते थे। ठीक है, आज सुरेंद्र आया है ना, लेखक के घर, तो खाना खा के बहुत तारीफ कर रहा है।
सुरेंद्र की बड़ी बुआ की शादी में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद सुरेंद्र के दादाजी ने उनकी मां के द्वारा एक पत्तल भोजन मांगे जाने पर कितना धिक्कारा था, उनकी औकात दिखाई थी। यह सब लेखक की स्मृतियों में किसी चित्रपटल की भांति पलटने लगा था। आज सुरेंद्र उनके घर का भोजन कर रहा है और उसकी बड़ाई कर रहा है। सुरेंद्र के द्वारा कहा वचन स्वतः स्फूर्त स्मृतियों में उभर आता है और लेखक को विचलित कर देता है। अगला कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी ही दारुण घटनाएं घटती है। बाल दुर्लभ मन पर बीतने वाली हृदय विदारक घटनाएं लेखक के साथ मन पटल पर आज भी अंकित है। विद्यालय में प्रवेश के प्रथम दिन ही हेडमास्टर कलीराम बड़े बेदब आवाज में लेखक से उनका नाम पूछता है, फिर उनकी जाति का नाम लेकर उन्हें तिरस्कार करता है, उन्हें डांटता फटकारता है। हेडमास्टर लेखक को एक बालक नहीं समझकर उसे नीची जाति का कामगार समझता है और उससे शीशम के पेड़ की टहनियों का झाड़ू बनाकर पूरे विद्यालय में साफ करने को कहता है। बालक की छोटी उम्र के बावजूद उससे बड़ा मैदान भी साफ करवाता है, जो काम चूहड़े जाति का होकर भी अभी तक उससे नहीं किया गया था। दूसरे दिन भी हेडमास्टर वही काम करवाता है। तीसरे दिन जब लेखक कक्षा में कोने में बैठा होता है, तब हेडमास्टर उस बालक लेखक की गर्दन दबोच लेता है तथा कक्षा से बाहर लाकर बरामदे में पटक देता है। उससे पुराने काम करने के लिए कहा जाता है। तो लेखक के पिताजी अचानक उसे देख लेते हैं। उन्हें यह सब देखते हुए बेहद तकलीफ होती है और हेडमास्टर से बकझक कर लेते हैं, यानी लड़ाई कर लेते हैं लेखक के पिताजी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डायरी क्या है। आइए जानते हैं कि डायरी क्या है। डायरी दैनिक वृत्त की पुस्तक है। ठीक है, इसे दैनंदिनी भी कहा जाता है। इसे जीवन के प्रतिदिन घटनाओं का अनुभव का वर्णन होता है। किसी व्यक्ति की डायरी से उसके मन के भाव, उसके जीवन के लक्ष्य, जीवन की स्थितियां मालूम होती है। डायरी किसी के जीवन का दर्पण होता है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। डायरी मन का कूड़ा है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उभारता है। वो अपने यथार्थ को अपने ढंग से अपने समझने योग्य शब्दों में लिखता है। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्दों का भंडार है भी तो उन शब्दों के लायक वे भाव नहीं होते। डायरी में मुक्ताकाश भी होता है तो सूक्ष्मता भी। शब्दार्थ और भावार्थ मेल के कारण डायरी लिखा जाना बहुत मुश्किल है। आगे आइए, धरती के क्षण से क्या अर्थ है। धरती का क्षण से क्या अर्थ है। लेखक कविता के मूड में जब डायरी लिखते हैं तो शब्द और अर्थ के मध्य की दूरी अनिर्धारित हो जाती है। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते छोड़ते हुए। शब्द और अर्थ का जब साथ नहीं होता तो वह आकाश होता है, जिसमें रचनाएं बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। किंतु जब इनका साथ होता है तो वह धरती का क्षण होता है और उसमें रचनाएं जड़ पा लेती है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अतः यह कहना उचित है कि शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला देखेंगे कि रचे हुए अर्थार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या अंतर है। मनुष्य अपना अपना यथार्थ स्वयं रचता है और उस रचे हुए यथार्थ को दूसरे को दे देता है। प्रत्येक का भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। भोगा दूसरों के दिए हुए हिस्से होते हैं। हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। रिश्ता द्वंद्वात्मक होते हुए भी इन दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वहीं से वे पोषण रस पाती है। ये दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते भी रहते हैं। हर आदमी ऐसे रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, लेकिन रचा हुआ यथार्थ से भोगे हुए यथार्थ अलग होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार देखा जाए तो और क्वेश्चन है, कुछ और देख लें। चलिए, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ हो सकती है, आइए जानते हैं। तो लेखक के अनुसार सुरक्षा चुनौती को झेलने में हो सकती है। कंप्लीट। चलिए अगला है कि तिरिक्ष क्या है। तो तिरिक्ष छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है, जिसे विषाखर भी कहते हैं। अगला है कि तिरिक्ष किसका प्रतीक है। तो कहानी में तिरिक्ष प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन कि जीवन क्या है। लेखक जिद्दू कृष्णमूर्ति ने जीवन के व्यापक स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। जीवन बड़ा अद्भुत, असीम और अगाध तत्व है।
जीवन अनंत रहस्यों से युक्त एक विशाल साम्राज्य है जिसमें मानव कर्म करते हैं। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गुट है, जीवन विराट है। जीवन सुख और दुख और भय से युक्त होते हुए भी आनंदमय है। अगला कि शिक्षा का क्या अर्थ है। क्वेश्चन आइए जानते हैं कि मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का अर्थ शिक्षा है। इसमें मनुष्य का साक्षरता, बुद्धिमत्ता, जीवन कौशल व अन्य सभी समाज उपयोगी गुण पाए जाते हैं। शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी का विद्यालय जाना, विविध विषयों का पढ़ाई करना, परीक्षाएं उत्तीर्ण करना, जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करना, दूसरों से स्पर्धा करना, संघर्ष करना एवं जीवन के सभी पहलुओं का समुचित अध्ययन करना, ये सारी चीजें शिक्षा के अंतर्गत आती है। साथ ही जीवन को समझना भी शिक्षा का सही अर्थ है। जीवन में विद्रोह का स्थान क्या है। जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर का विद्रोह का स्थान तय हुआ है। अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत रहता है। गहराई से इसकी अद्भुत सौंदर्य क्षमता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और सड़े हुए समाज के खिलाफ जब कोई विद्रोह करता है तो उसे वास्तविक जीवन के सत्य का साक्षात्कार होता है। विद्रोह से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इससे समस्याग्रस्त जीवन समाधान पा लेता है। अतः जीवन में विद्रोह का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक। अगला है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, टैलेंट नहीं हो सकती। क्यों, आइए जानते हैं। मेघा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भयता पूर्वक सोचता है ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो कभी मेधावी नहीं हो सकता। किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय का निर्माण करती है, जबकि ठीक इसके विपरीत निर्भीक वातावरण में मेधा का जन्म होता है। इसलिए जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। आइए लास्ट क्वेश्चन है गद्य खंड का आपका, है ना। और लास्ट क्वेश्चन ये आपका मैंने गद्य खंड पाठ 1 से 13 का 57 क्वेश्चन का उत्तर मैंने दे दिया। आप इसे नोट करके याद करते रहिए, बार बार लिखते रहिए। इसके बाद मैं आपको पद्य खंड का भी उत्तर दे दूंगा। चलिए, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। तो समाज में सर्वत्र भय का संचार है। जो लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं, इस स्थिति से दूर पूर्ण स्वतंत्र निर्भरतापूर्ण वातावरण बनाकर एक भिन्न समाज का निर्माण करते हैं करते हैं हो गया। हम नूतन विश्व का निर्माण कर सकते हैं। हमें स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा जिसमें व्यक्ति अपने लिए सत्य की खोज कर सके, मेधावी बन सके, क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रह सकते हैं, वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। हमें सत्य, परंपरा अथवा प्रेम तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब हम अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। इस तरह हमारे समाज में न ईर्ष्या द्वेष और न भय का वातावरण रहेगा। मेधावी शक्ति का पूर्ण उपयोग होगा। स्वतंत्रतापूर्ण हम व्यक्ति जीवन जिएगा, स्वतंत्रतापूर्ण व्यक्ति जीवन जिएगा तो निसंदेह ही नूतन विश्व का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। जाते जाते शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट काव्य खंड पाठ 1 से 13 के साथ, विभिन्न प्रश्न के उत्तर के साथ। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और सेशन को मेरे डियर शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।